हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन वेल। जैसा कि जेआरएफ के एग्जाम करीब आ रहे हैं, तो उसके लिए हमने आपके लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट दीप्ति यादव जी को बुलाया है अपने चैनल पर, ताकि आपको बहुत हेल्प हो सके एग्जाम के लिए। तो वेलकम टू माय चैनल मैम। थैंक यू। जी, तो आप अपना इंट्रोडक्शन पहले तो दे दीजिए कि आपने किस सब्जेक्ट से किया है जेआरएफ। जी, मेरा नाम दीप्ति यादव है और मैं प्रयागराज से रहने वाली हूँ। मैंने लास्ट ईयर यूजीसी जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से क्लियर किया है 99.4 परसेंटाइल के साथ। जी, तो जैसा कि मैम आपने जेआरएफ की जो प्रिपरेशन की थी, उसमें आपको कितना समय लगा था जेआरएफ की प्रिपरेशन करने में? वैसे तो इसमें बेस होना चाहिए आपका सब्जेक्ट पे, स्ट्रॉन्ग होल्ड होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ग्रेजुएशन से ही फोकस रखना चाहिए। लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो लग जाता है 7-8 मंथ्स अगर आप एक्सटेंसिव प्रिपरेशन करें तो। जी, तो जैसे कि मैम जेआरएफ की जो एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए हमें कि जेआरएफ का जो एग्जाम है हम आसानी से क्लियर कर सकें और अच्छी परसेंटेज मतलब अच्छी रैंक ला सकें? देखिए इसमें मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस रहा है, तो उसमें मैंने यही कोशिश की है कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को बहुत ज़्यादा ट्राई किया है, प्रैक्टिस किया है और ये एनालाइज़ करने की कोशिश की है कि कौन से थिंकर्स का वो ज़्यादा पूछ रहे हैं और कौन-सी रिपीटेशन है बुक्स को लेकर के या थ्योरीज़ को लेकर के। तो जैसे नेट में आपको अलग देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम्स जो पॉलिटिकल साइंस के होते हैं उसमें अलग है। जैसे नेट में कार्ल मार्क्स हो गए या इसके अलावा रॉबर्ट नॉजिक हो गए, जॉन रॉल्स हो गए, इन सब के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर हम सीपीटी के बारे में बात करें, हमारा एक पेपर होता है पॉलिटिकल साइंस का, कंटेम्परेरी पॉलिटिकल थॉट, तो उससे भी पूछा जाता है। तो जब मेरा तो यही कहना होगा कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जो जेआरएफ की स्ट्रेटजी हो, उसमें सबसे पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्योंकि उससे आपको पता चल जाएगा कि वो एक पैटर्न पे कॉन्सोनेंस है उनके मतलब क्वेश्चंस पूछने में। तो मैंने वही ट्राई किया था। तो जैसा कि मैम एक थिंग है जैसे कि क्या जेआरएफ के लिए हमें कोचिंग करनी चाहिए या बिना कोचिंग के ही हम कर सकते हैं? बिना कोचिंग के, क्योंकि मैंने अभी तक कभी कोचिंग नहीं की है और मुझे लगता है कि सेल्फ स्टडी जो होती है वो बेस्ट है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा खुद के लिए। और इसमें कुछ मुझे नहीं लगता ज्यादा इतना मुश्किल है निकालना, क्योंकि यहाँ पे आप एक बहुत ही मिनिमल स्टडी भी करके क्लियर कर सकते हैं। बस उसमें एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी स्ट्रेटजी बताऊं तो, क्योंकि हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत से थिंकर्स होते हैं, बहुत से कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज पढ़नी पड़ती हैं, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिबर्टी का कॉन्सेप्ट रहा या इक्वालिटी का रहा, तो उसमें बहुत से थिंकर्स ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत से थिंकर्स के अलग अलग डेफिनेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और हमसे स्टेटमेंट्स बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम्स में और कोटेशंस पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है लिखना। सबसे पहले आप उसे लिखिए, उसके बाद लिखने के बाद उसे तुरंत ही डिस्कस करिए अपने साथ। मुझे लगता है कि अगर आप खुद से डिस्कस करते हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और डिस्कस करने के बाद एसोसिएशन जो है वो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि हमारा ब्रेन एसोसिएशन पे काम करता है। जैसे लिबर्टी के कॉन्सेप्ट पे एक थिंकर ने कहा तो दूसरे थिंकर का क्या कहना है, तो अगर आप उसी टाइम पे एसोसिएट करके पढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो मैंने ऐसे ही किया था एंड आई थिंक कि इससे कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होते हैं। डिस्कशन बहुत जरूरी है और एसोसिएशन। तो जैसे कि आपने बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, तो जैसे कि बच्चे मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट का कितना इफेक्ट पड़ता है हमारे एग्जाम में? मॉक टेस्ट का बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वैसे तो ये सिलेबस नेवर एंडिंग है, बहुत वास्ट हो जाता है, आप कहाँ तक पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए शॉर्ट टाइम में अगर आपको चाहिए तो मॉक टेस्ट लगाने की जरूरत है। मैंने खुद 2-3 ऐप्स थे और मैंने वो अक्सर कर लोगों को रेकमेंड भी किया है। जैसे यूजीसी का ऐप था, तो मैंने उन्हीं की ऑफिशियल साइट उठाई थी और उन्हीं के ऐप से स्टडी किया था, तो वो मुझे काफी फ्रूटफुल रहा। क्योंकि उस मॉक टेस्ट से ना आपको पता चल जाता है। जैसे एक थिंकर है फॉर एग्जाम्पल, मैं थिंकर्स के बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि वहां से बहुत सब्सटैंशियल क्वेश्चंस उठते हैं। तो थिंकर्स की बहुत सारी थ्योरीज हैं और बहुत सारी थ्योरीज हमें नहीं पढ़नी है, क्योंकि उनकी कुछ सिग्निफिकेंट थ्योरीज ही सिलेबस का हिस्सा होती हैं। तो उस केस में मॉक टेस्ट ही हमें बताते हैं कि आपको एक एक्सटेंड तक पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो ये चीज मॉक टेस्ट लगा के ही सॉल्व होगी। और बहुत सी क्वेश्चंस हैं जो कि एक आइडिया लग जाता है प्रीवियस ईयर पेपर का भी और जो पैटर्न रहता है उसका भी, कि हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो मॉक टेस्ट मेरे हिसाब से लगाने चाहिए। आपका सिलेबस पे कमांड हो और सिलेबस पे कमांड के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, वो एक प्लस फैक्टर रहता है।
एग्जाम क्रैक करने का। तो जैसा कि उसमें सेक्शन ए आता है, सेक्शन ए की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए? सेक्शन ए की प्रिपरेशन तो अब ज्यादा इम्पोर्टेंट रह गई है। मैंने भी कुछ यूट्यूब चैनल्स किए थे, वो यूजीसी ओरिएंटेड ही थे, और उस पे भी मैंने बिल्कुल ओरिएंटेड ही पढ़ा है। जैसे उसमें कुछ क्लासिकल स्क्वायर ऑपोजिशन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ टीचिंग एप्टीट्यूड रिसर्च के पूछे जाते हैं। तो इन सब पे मैं इतना ही कहूंगी कि आपको थोड़ा कम टाइम देके लेकिन बहुत एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना होगा। तो उसके लिए 2-3 यूट्यूब चैनल्स है। माई यूजीसी मेंटर करके एक ऐप है, वो भी काफी पेपर इसी पे बताते हैं। वो हो गए, या और भी चैनल्स जो आते हैं, आप एक ही चैनल से पढ़िए, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसे बार बार पढ़िए, उसके नोट्स बना लीजिए और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए। तो जैसे कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, जैसे कि ए में भी हमें कुछ परसेंटेज करना होता है, जिसमें अगर जैसे नहीं बोलते हैं कि सेक्शन बी में अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो ए में कुछ मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं, उसका क्या है मैम? उसका ये है कि हाँ, जैसे 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के, तो उसमें यही रहता है कि आपको कम से कम 30 प्लस स्कोर कर लेंगे तो आप जेआरएफ के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। जी। 4 के अराउंड सही थे 50 में से। तो अच्छा। यहाँ पे आपको 30 प्लस स्कोर करने की जरूरत है। और एक बार प्लीज सिलेबस को फोकस करिए। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ पेपर 1। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि पेपर 1 के सिलेबस पे जाएं, और उसी के, और उसमें भी ये चीज जरूरी है कि सिलेबस ना उठा के पढ़ें, सिलेबस पे जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के आ रहे हैं उसके हिसाब से पढ़ें। तो जी। ये सब बहुत जरूरी हो जाता है। तो जैसा कि मैम अब तो बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है जेआरएफ के एग्जाम के लिए, तो अब से अगर बच्चे अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप क्या टिप्स देंगी कि अब उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए? अब तो टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। आई थिंक फेब में ही एग्जाम है इस बार वाला। तो इस केस में मैं यही कहूंगी कि उन्होंने जो भी नोट्स बना लिए हैं, जितने भी नोट्स बनाए हैं, उसे बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। और अब नए क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई तुक नहीं बनता है कि अब आप नई चीजें उठाएं और उसे पढ़ें, लेकिन जो आपने अभी तक लिखा हुआ है उसी फोकस करिए। और हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इससे भी थोड़ा ज्यादा या एंग्जाइटी हो रही है कि इससे ज्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप एक बार प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिए। बाकी आप अपने सिलेबस पे ही फोकस रखिए, कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है फिलहाल। मतलब जो पढ़ चुके हैं बस उसे रिवाइंड करते रहें। हम्म। तो जैसे कि मैम आपने पॉलिटिकल साइंस से जेआरएफ को क्वालिफाई किया है, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मतलब बहुत स्टूडेंट रहते हैं पॉलिटिकल साइंस से, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे कि इस समय क्या उन्हें पढ़ना चाहिए, मतलब कौन सी बुक से उन्हें पढ़ना चाहिए था? बुक्स तो देखिए, मैंने बुक्स तो कोई पर्टिकुलरली यूजीसी की नहीं उठाई है, ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ। लेकिन इतना जरूर है कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो बुक्स थी उनको पढ़ा है, उनके नोट्स बनाए हैं। और ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो वो जो यूजीसी की ऐप होती है, मुझे उस पर उतना रिलाई नहीं है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से होल्ड बना के चल रहे हैं अपना ग्रेजुएशन से, तो तभी आपका बेस एज अ सब्जेक्ट सिर्फ यूजीसी क्रैक करने का नहीं, लेकिन उससे अच्छा बेस बन सकता है आपका। तो मेरे हिसाब से मैंने कोई बुक नहीं उठाई थी, मैंने अपने प्रीवियस ईयर नोट्स जो थे, क्वेश्चंस के जो बनाए थे और जो मेरे ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के थे, उनके नोट्स ही मैंने बार बार रिवाइज किए। तो आप उन्हें भी यही करना चाहिए, रिवाइज। तो जैसे कि मैम अब जैसे कि एग्जाम बहुत करीब आ गए हैं जेआरएफ के, तो जैसे कि बच्चा अब एग्जाम देने जाता है, तो उसके मन में जब फर्स्ट टाइम होंगे जिनका, उनको तो नहीं, एक टेंशन सी होती है, तो उन्हें क्या लेकर चलना चाहिए कि वहाँ एग्जाम में क्या ऐसा करे जिनको इतनी टेंशन ना रहे, डर ना रहे एग्जाम का? एंजाइटी मुझे भी बहुत होती है, आज भी होती है, इससे पहले भी बहुत होती थी। लेकिन एक टाइम आ जाता है कि आपको डील करना पड़ता है, मेंटली डील करना पड़ता है उस चीज से। और मेरे हिसाब से डर लगता है, वो हर एक एग्जाम में बहुत कॉमन सा फैक्टर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक्सट्रीमिज्म तो डिस्ट्रक्शन की तरफ ही ले जाता है। और जब बात एग्जाम की आती है, तो मैं यही कहूंगी कि आप ये सब भूल जाइए उस टाइम पे जब आप पेपर दे रहे हैं या पेपर देने जा रहे हैं, कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, बस इतना रखिए कि जो भी आपके सामने आएगा आप उसका बेस्ट देंगे आपके सामने। और जरूरी ये भी नहीं होता है कि आप जो पढ़ के आए हैं वही चीजें आ जाएं, क्योंकि ये तो एक प्रोबेबिलिटी है कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो उस केस में हमेशा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, थोड़ा रैशनल होकर के पेपर सॉल्व करने की कोशिश करिए।
क्योंकि यूजीसी के पैटर्न्स आजकल बदलते हैं, इस बार भी बदले हैं, तो पॉसिबिलिटी है ये है कि हो सकता है प्रीवियस ईयर पेपर जैसे पैटर्न्स ना आए, उससे डिफरेंट आए। तो मैं यही कहूंगी कि अल्टीमेटली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस से सब कुछ होता है। आप थोड़ा समझ के क्वेश्चन पेपर करें और ये देखें कि आपने जो पढ़ा है वो उसका कितना एप्लीकेशन हो रहा है एग्जाम में। ये सब तभी आएगा जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये सब चीजें तभी स्ट्राइक करती हैं। लेकिन प्लीज एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि एंग्जाइटी में इंसान अक्सर भूल भी जाता है वो जो पढ़ के गया होता है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो मैं यही कहूंगी कि एंग्जाइटी लेने की जरूरत नहीं है, और ये इतना बड़ा टैबू नहीं है, ये एग्जाम इतना बड़ा टैबू नहीं है, आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से। वो इसीलिए मैंने इसलिए क्वेश्चन को करा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जैसे कि आपने अपना एग्जांपल लिया कि मैं बहुत एंजाइटी लेती हूँ। तो जैसे कि बहुत से बच्चे होते हैं और फिर किसी को देखते हैं, जैसे हमारे जो व्यूअर्स होंगे अगर इस वीडियो को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसको देखने से उनका जो होता है ना एंजाइटी कम होगी जरूर उनकी। जी। हम्म। जैसे कि आप जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हैं मैम, तो आप अपनी तरफ से जो हमारे व्यूअर्स को टिप्स देना चाहती हैं वो दे सकती हैं मैम। मैं यही कहूंगी कि अल्टीमेटली मैंने भी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दिए हैं, और बहुत जेआरएफ का भी मेरा ये थर्ड अटेम्प्ट था। लेकिन मुझे लगता है अब फाइनली आके इस पॉइंट पे लगता है कि नहीं, आपको ज्यादा मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली अगर, क्योंकि ये सब चीजें कोई शॉर्ट टर्म के नहीं होती प्रिपरेशन की, अचानक से आपके लिए फ्रूटफुल हो जाए। आप हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, वो आपका बेस बनता जाता है, उसमें चीजें ऐड होती जाती हैं, और एक पॉइंट पे आकर के वही नॉलेज आपकी काम आती है। तो अगर आपकी बहुत अच्छा बेस है पॉलिटिकल साइंस पे, या अगर आपने 7 मंथ्स या 6-7 मंथ्स जो मैंने टेनर बताया उसमें अगर आपने अच्छी स्टडी कर ली है, अपने प्रीवियस ईयर पेपर को और अपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसे बार बार रिवाइज किया है, तो मुझे लगता है वो सफिशिएंट है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बस ये है कि आप क्रैमिंग मत करिएगा, रट्टा मत मारिएगा। मैंने जो चीजें बताई कि आप पहले लिखो उसे, उसके बाद आप तुरंत इंस्टेंट डिस्कस करो, और ये कोशिश करो कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में बहुत से कॉन्सेप्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है, तो वो चीज आपको एसोसिएट करके पता चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं लिबर्टी में, कुछ लोग कहते हैं कि लिबर्टी इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कुछ लोग कहते हैं कि लिबर्टी जो है वो सही नहीं है, वो एक लाइसेंस नहीं है। बहुत से ऐसे ऐसे थॉट्स हैं, या बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट है जो सिमिलर है, जैसे कि लिबरलाइजेशन है, या ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनलिज्म है। तो इन सबको समझने के लिए उस टाइम पे एसोसिएट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो अगर आप खुद से डिस्कस करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को, तो उस वक्त आपका बेस स्ट्रांग होता रहता है, वरना आप रटेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इस सब्जेक्ट में बहुत से थॉट्स हैं, बहुत सी थियोरीज हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए इन दी एंड, और ये कोई बहुत बड़ा ये कंपटीशन नहीं, ये आसानी से निकल सकता है, बस अपने ऊपर रखिए रखिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारे चैनल पर दिया मैम। यस, माय प्लेजर, ये मेरा प्लेजर है। मैंने आपको बताया, बस जो मैंने कहा है, अगर व्यूअर्स देख रहे हैं तो उस पर थोड़ा सा फोकस करें और वो निकाल लेंगे बड़ी आसानी से। मेरी यही ओके मैम। अपील है। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम।